हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो बाकी की जो मैंने क्लासेस डाल रखी हैं, आरो भाग हैं, वन की वितान भी डाला हुआ है और व्याकरण के भी काफ़ी टॉपिक डाले हुए हैं, तो वो पहले आप जाकर देखें क्योंकि मैंने क्रम वाइज जो है क्लास डाली हुई है। लेकिन ये बीच में थोड़ा सा क्रम छूट गया था बेटा। किसी के पास ये एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम मेरे पास वो नहीं है, पहले वो करवा दीजिए। तो भवानी प्रसाद त्रिलोचन मैंने कल ही वीडियो डाली है, वो आप देख सकते हैं। और मैं 3-3, 4-4 कवि एक साथ मैराथन आपके लिए लेके आ रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ बेटा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना चाहती क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। जब भी मेरी वीडियो देखें आप कॉपी पेन लेकर बैठे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा से जितने उसके इर्द गिर्द बाकी क्वेश्चन भी आपसे शेयर करती हुई चलूँ। और ये एक बच्चे का और भी कमेंट आया था, मैम वितान भाग 1-2 के भी जो है क्वेश्चन आंसर करवा दिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो बेटा वो बिल्कुल तैयार है, बस मैं कल ही पूरी मेरी कोशिश रहेगी, कल मैं आपको पक्का करवा दूंगी, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है। अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। देखिए बेटा, अब लग रहा हो कि मैम ये क्यों ये बता रही है कि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो बेटा बात ये कहते हैं, आपका जो सिलेबस है मेरी हर एक वीडियो आपको 1 नंबर जरूर दिलाएगी, क्योंकि मैं जो है टॉपिक से जो विषय से हटकर बातें नहीं करती हूँ। मुझे भी पता है कि आपका टाइम कितना कीमती है और जो इस टाइम जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। तो ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है बेटा, ये लाइन है, कुछ भी नहीं छोड़ना, हमें 0 से लेकर 100 तक चलना है। लेकिन क्या करें, थोड़ा सा अब स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब धीरे धीरे नहीं चलना है, तो मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी वीडियो में, क्योंकि अब हम कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। ये आईने के सामने जो है उससे लिया गया रचना से, और ये कृष्णचंद्र की है। देखिए कृष्णचंद्र जो जामुन का पेड़ है, उसमें ये जामुन का पेड़ जो रचना है ये कृष्णचंद्र ने लिखी थी, उनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सन 1914 उनका पंजाब के वजीराबाद गांव जिला गुजार कला में, ठीक है। तो कृष्णचंद्र का जन्म हुआ था बेटा 1914 में। कब हुआ था बेटा? कृष्णचंद्र का जन्म 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव में, और जिला कौन सा था उनका? गुजारा कला, ठीक है। अब हम उनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ लेते हैं। गिरजा ए खंदक, गिरजा ए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, गिरजा ए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली। देखिए वैसे तो ये समझने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो ये इसकी व्याख्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। यूकेलिप्टस जिसको हम ये ना बोलते हैं ना गेंदा, तो गेंदा को ज़्यादातर ये प्रांत में यूकेलिप्टस, इनकी ही व्याख्या है। यूकेलिप्टस जो हमारे हरियाणा जी के में आता है कि ये किस साइड ज़्यादा होता है, तो गुड़गांव फरीदाबाद की साइड यूकेलिप्टस के जो बहुत से ये फूल होते हैं। तो कहानी संग्रह है यूकेलिप्टस की डाली, कहानी संग्रह। गिरजा ए खंदक, फिर है शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी है, खेत जब जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर, कागज के किनारे और कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, उपन्यास, ठीक है। तो बेटा अब तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो मैम हमारी बुक में लिखा, आपका पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। तो मैं थोड़ा सा इसको अपने तरीके से थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है बेटा। तो देखिए कृष्णचंद्र का जन्म हुआ था 1914 में, हुआ था पंजाब वजीराबाद में, जिला कौन सा था? गुजरात। ये थोड़ा सा गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, कहानी संग्रह इनके। अब देखिए
अब या हम थोड़ा लॉजिक से पढ़ेंगे। शिकस्त का मतलब होता है जैसे कि किसी को मात देना, हरा देना, ठीक है। अब आपको क्या है, थोड़ी सी कल्पना करनी है अपने दिमाग में। वैसे हकीकत ये नहीं है, लेकिन हमें तो क्या है कि क्वेश्चन का आंसर टिक लगाना, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नंबर आएंगे तो भी हम के इंटरव्यू में भी हमें सिलेक्ट हो पाएंगे। तो हम आपका रिटर्न बहुत मायने रखता है, ठीक है बेटा। तो शिकस्त जरगांव की रानी, भाई जरगांव की रानी है, उसको शिकस्त मिल गई। कहानी अपने दिमाग में कहानी कल्पना करें, जो जरगांव की रानी है उसको शिकस्त मिल गई। कहाँ मिली, जो सड़क वापस जाती है, भाई शिकस्त मिल गई जरगांव की रानी को, वहां से सड़क वापस आती है, ठीक है। आसमान रोशन है, भाई आसमान, जो रानी को जो शिकस्त मिली है वहाँ जो सड़क वापस जाती है, वहाँ से सड़क जाती है और वहाँ उस अब समय जो है आसमान रोशन है। फिर ये यहाँ तक हमारी कहानी एक ख़त्म होती है, ठीक है। शिकस्त जरगांव की रानी को शिकस्त मिल गई, वहाँ से सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, ठीक है। अब यहाँ हमें एक और टिक लगाएंगे, गधे की आत्मकथा। भाई एक गधा है, मान लीजिए एक कहानी इमेजिन करना कि गधे की आत्मकथा है, यानी गधा है तो उसको तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा उसका मालिक काम लेगा, और गधा जो दुखी है तो वो अपनी आत्मकथा लिखेगा। और अन्नदाता, अन्नदाता मतलब अन्न देने वाला, जो अन्नदाता है वो गधे को जो है पीटता है, ठीक है, क्योंकि उसने चारा वारा खा लिया होगा चुरा के। तो गधे की एक आत्मकथा है कि अन्नदाता है, हम वैसी, वो इतने वैसी हैं कि गधा को पीटते हैं, यानी गधा की आत्मकथा। जब खेत जागे, जब खेत जागे, जो वो गधा है जब खेत में जागे, जागे को आपने जाना पड़ना है, ठीक है, लॉजिक पढ़ना है। जब खेत जागे और जब वो खेत गया तो वहाँ एक अन्नदाता इतना वैसी था, उसने गधे को पीट दे, तो उसने आत्मकथा लिख दी गधे ने। 52 पत्ते एक वायलिन समुद्र के किनारे। अब वहाँ है गधा, वहाँ गया, वहाँ अन्नदाता था, खेत जा रहा था, तो वहाँ एक समुद्र के किनारे वायलिन भी बज रहा था, 52 पत्ते भी थे। वहाँ जो समुद्र में क्या होती है, कागज की नाव भी होती है। समुद्र में क्या होती है, समुद्र में बेटा नाव भी तो होती है ना। तो एक कागज की नाव मेरी यादों के किनारे, मुझे याद है भाई, मुझे याद है कि एक गधे की आत्मकथा थी, गधे ने आत्मकथा सुनाई थी किसी के सामने, कि गधे ने आत्मकथा सुनाई कि अन्नदाता इतना वैसी है, जब वो खेत गया तो वहाँ 52 पत्ते थे, और एक वायलिन जो समुद्र के किनारे बज रहा था, वहाँ कागज की नाव भी थी, मुझे याद है। अब देखिए दोनों कहानियाँ कैसे पढ़ने, गिर जाए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, है तो ऐसे याद करना पड़ेगा। अब कहानी सुनो। जरगांव की रानी को शिकस्त मिल गई, कहाँ मिली, सड़क वहाँ से वापस जाती है और आसमान भी रोशन है। बस यहाँ इस ट्रिक, वैसे आप अपने दिमाग से जैसे याद होता है अपनी ट्रिक भी लगा सकते हो, अपना लॉजिक भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको मेरी लॉजिक मिले, लेकिन मैंने कोशिश की है बेटा आपको आसान तरीके से समझाने की। अब यहाँ हमने कहानी ख़त्म करी। अब दूसरी कहानी क्या है कि गधे की आत्मकथा, हमने गधे की आत्मकथा सुनी। अन्नदाता इतना वैसी है, जब वो खेत जा रहा था तो रास्ते में कैसे 52 पत्ते थे, एक वायलिन जो है समुद्र के किनारे बज रहा था, वहाँ कागज की नाव चल रही थी, मुझे याद है, यादों के किनारे। ये क्या सारे उपन्यास है, और ये दो क्या है, कहानियां हैं। सिर्फ दो कहानी, गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, यूकेलिप्टस की डाली क्या कहानी संग्रह है। बाकी उपन्यास क्या है, शिकस्त है, जरगांव की रानी है, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समुद्र के किनारे, कागज की नाव, मेरे यादों के किनारे। ये क्या है, उपन्यास है, ठीक है बेटा। अब देखना, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया है इसको, कृष्णचंद्र को। और कब मृत्यु हुई, 1977 में, 1977 में इनकी मृत्यु होगी। 1914 में बेटा इनका जन्म हुआ और 1977 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु होगी। 1914 में इनका जन्म हुआ, कैसे याद करना है, देखना जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था 1914 में, ठीक है,
तो प्रथम विश्व चला हुआ था उस समय कृष्णचंद्र का जन्म हुआ था और 1977 में क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु होगी। अगर आप भूल जाओ तो ऐसे याद करना कि जब हमारा प्रथम विश्व चला हुआ था ना, तो हमारे जो है इसमें विश्व का में जो प्रथम विश्व चला हुआ था विश्व में, तो उस समय कृष्णचंद्र का जन्म हुआ था और 1977 में क्या हुई थी बेटा, उनकी मृत्यु हुई थी। आप प्रश्न यहाँ से बन सकता है, यहाँ देखिए बेटा, जो है प्रेमचंद के बाद कहानीकारों में कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला उर्दू कथाकार कृष्णचंद का नाम महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ से लाइन ये बनेगी कि प्रेमचंद के बाद नई कहानी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला कौन सा कथाकार है, तो ऑप्शन आई कृष्णचंद्र है। कृष्णनाथ भी दे दिया जाएगा, एक कृष्णनाथ भी है जिसमें सफेदी की बारिश हमने पढ़ा था, वो सफेदी की बारिश कृष्णनाथ की थी, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए कृष्णचंद्र की क्या थी, कृष्णचंद्र की है जामुन का पेड़। तो कैसे याद करोगे, कृष्णनाथ सफेदी में बारिश, जो कृष्णनाथ, इनको कृष्ण को हम कृष्णनाथ की यात्रा पे गए थे और वहाँ सफेदी में बारिश हो रही थी। हम कृष्ण की यात्रा पे गए नहीं, कृष्ण के दर्शन करने गए थे, वहाँ कृष्ण जो है सफेदी में बारिश हो रही थी। तो ऐसे लॉजिक से आप इन्हें पढ़ेंगे। और जो कृष्णचंद्र है तो उसका क्या है, जामुन का पेड़ है, और दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब आपको ये चार ऑप्शन में कोई दे दी जाएंगे कि प्रेमचंद के बाद नई कहानी को ऊंचाई तक पहुंचाने वाले कौन से कथाकार थे, कृष्णनाथ दे दिया, कृष्णचंद दे दिया, फिर जैनेन्द्र दे, कोई भी दे दिया मान लीजिए, तो आपको क्या निशान लगाना है, कृष्णचंद है जो प्रेमचंद के बाद नई कहानी ऊंचाइयों तक पहुंचाने। अब देखना ये कहानियों को तो ऊंचाई भी पहुंचा दिया, अब इनकी कहानियां कौन सी भाषा में, तो उर्दू में, उर्दू के कथाकार थे, क्या थे, उर्दू के कथा मतलब कहानी रचने वाले। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा, और प्रगतिशील लेखक संग उनका गहरा संबंध था। अब 1936 में बेटा ध्यान दीजिए, ये भी आ सकता है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में। मैं पहले बताती हूँ बेटा, कॉपी पेन लेके बैठा करो आप, ठीक है, या कॉपी पेन नहीं लेते हैं तो वो जो अपनी बुक है जो हम पढ़ रहे हैं, तो बुक उसको ले लेना, उस बुक के साइड में कहीं जगह बची वहाँ लिख लेना, ठीक है। तो मेरी क्लास में पेन जरूर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने सिर्फ साफ और स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है सिलेबस में। आप सिलेबस को गहराई से देखने की कोशिश करें, पूरा ध्यान से देखें, उसमें क्या लिखा है कि हम जो है ये एनसीईआरटी का तो हमारा सिलेबस है ही, इसके साथ हम स्नातकोत्तर यानी हम पोस्ट ग्रेजुएट तक का सिलेबस पूछ सकते हैं, आप उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रही हूँ, जो इतना मैंने सिलेबस में दिया उतना करो, मैंने ये नहीं कंप्लीट हुआ हमारा, मेरी कोशिश पूरी जितना हो उसके करवाऊंगी बेटा, और आप खुद से कर लेना। लेकिन मेरी हर एक वीडियो आपको नंबर दिलाएगी, ये इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मैंने उतना ही करवाया है जितना सिलेबस में, मैंने इर्द गिर्द की व्यू के चक्कर में, सब्सक्राइब के चक्कर में इधर उधर की वीडियो नहीं डाली है। मैं वही करवा रही हूँ जो आपके लिए दोनों में फ़ायदा होगा। हरियाणा स्क्रीनिंग का अगर आप एग्जाम दे रहे तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा और यहाँ भी आपको डबल फ़ायदा मिलने वाला है। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना बेटा 1936 में हुई थी, ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे ये प्रेमचंद थे। कौन थे बेटा इसके अध्यक्ष? पूछ लिया जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष पूछे तो प्रेमचंद है। तो ये भी उनका गहरा संबंध, ये भी उसमें क्या थे, शामिल थे। लेकिन ध्यान दीजिए ये अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष कौन थे, प्रेमचंद थे, अध्यक्ष बेटा प्रेमचंद थे, लेकिन ये उसमें शामिल थे। इतना जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कृष्णचंद की प्राथमिक शिक्षा पुंज जम्मू कश्मीर में, अब आपसे पूछ लिया जाएगी कृष्णचंद की प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, तो आप याद रखना है पुंज में हुई थी और जम्मू कश्मीर की पड़ता है। उच्च शिक्षा के लिए 1930 में लाहौर गए थे। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, लाहौर गए थे। कब गए थे, 1930 में गए थे। और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया था 1934 में। पंजाब विश्वविद्यालय में उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। अब प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि उन्होंने एमए किस भाषा में किया, आपको ऑप्शन दिया जाएगा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। तो आप है ना इस यहाँ जरूर पजल होगे। आप क्या कहोगे, भाई कृष्णचंद्र तो हमारी हिंदी में है तो उन्होंने हिंदी में एमए किया होगा, या फिर उन्होंने उर्दू में लिखा है तो उर्दू में किया होगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना है कि उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। कहाँ, कब किया था, अंग्रेजी में। कहाँ से, 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से। ये बातें भी आप याद रखें, ठीक है।
तो अब देखना यहाँ से प्रश्न बनेगा एक, मैं उतना ही करवाऊंगी जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। कृष्णचंद उन्होंने क्या क्या उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, रिपोर्टाज लिखे। अब क्या है, ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कृष्णचंद्र ने क्या लिखे, उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, रिपोर्टाज भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है। अब यहाँ से IMP लगा लेना, इस प्रश्न को यहाँ से बन सकता है बेटा, महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने, इनकी मशहूर कहानियां है। अब देखना उनकी मशहूर कहानियां आपसे पूछ ली जाएंगी कि मशहूर कहानियां कौन सी है, तो आप कहेंगे महालक्ष्मी का पुल और आईने के सामने। कौन सी बेटा, महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने। किसकी है, कृष्णचंद्र की है। किसकी है, कृष्णचंद्र की है। ठीक है। लोकप्रियता इस कारण भी है कि काव्यात्मक रोमान्यता और शैली की विविधता के कारण उनका मुकाम बनाते कृष्णचंद्र उत्कर्ष में अनूठी, भाई उनकी अनूठी पहचान है। ठीक है, ये प्रगतिशील लेखक के हैं। अब आपसे प्रयोगवादी दे दिया, छायावादी दे दिया, या फिर आपसे द्विवेदी दे दिया, तो ये ध्यान रखना ये प्रगतिशील या प्रगतिवादी थे। प्रगति और प्रयोगवादी, इनमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन प्रगतिशील का आपको ध्यान रखना है। जामुन का पेड़ क्या, अब देखें यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जहां भी प्रश्न बनेगा बन सकता है वहां मैं आपको अंडरलाइन करवाती हुई चलूंगी। देखिए बेटा यहाँ से बन सकता है कि जामुन का पेड़ है, क्या कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, या फिर देखिए ये प्रश्न क्या बनेगा, हास्य और व्यंग्य। मतलब उसमें हंसी भी आएगी आपको, और व्यंग्य मतलब व्यंग्य का अर्थ होता है उसमें मतलब बात कुछ हो और प्रतीत हो रही हो, लेकिन उसका गहराई से अर्थ कुछ दूसरा ही निकलता हो, तो व्यंग्य यानी कटाक्ष करना, एक चुटकी काटना। जैसे ना हम अपने जो हमारे आम बोलचाल में नहीं वो बोलते हैं कि क्यों कटाक्ष कर रहा है, क्यों बोली, ऐसे बोलते हैं क्यों बोली मार रहा है। हमारे हरियाणा में बोला जाता है क्यों बोली मार रहा है, तो उसका वही मतलब है कि हास्य और व्यंग्य, हंसी भी आएगी और व्यंग्य भी, यानी कोई तीखा प्रहार किया जाएगा, जबान से कोई तीखा प्रहार किया जाएगा। लेखनी से या जबान से, लेखनी से क्या कोई तीखा व्यंग्य लिख दिया जाए, तीखा प्रहार किया जाए लेखनी से, और जबान से कोई आवाज से, अपनी जीभ से कोई तीखा प्रहार कर दिया जाए। तो जामुन का पेड़ है किसका है, कृष्णचंद्र का, और ये हास्य और व्यंग्य कथा है। तो यहाँ तक बेटा, यहाँ ये बाकी पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। अभी देख रहे जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ किसका है, कृष्णचंद्र का। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब क्यों है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना उसके इसको ही एक बार रिवीजन कर लेना। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है बेटा। 1914 में क्या हुआ था, कृष्णचंद्र का जन्म हुआ था पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजारकला में। ठीक है। गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली कहानी संग्रह है। शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, गद्दे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समुद्र के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये क्या है, उपन्यास है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और जो है इनको कब मिला, मृत्यु कब हुई, 1977 में। ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध कहानियां आपसे पूछ ली जाएंगी, तो ये आईने के सामने और महालक्ष्मी का पुल, इनकी ये दो प्रसिद्ध कहानियां हैं, आईने के सामने, महालक्ष्मी का पुल। और इनकी जामुन का पेड़ जो हास्य व्यंग्य कथा है। तो यहाँ हमारा कृष्णचंद्र ये पूरा होता है बेटा। जामुन का पेड़ याद रखना है, इनका है। और अभी हम दूसरा भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, जो सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है। सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है, उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती है। अब देखना ये उपसंहार है, उपसंहार है भारत की खोज, यानी कहने का अभिप्राय, उपसंहार वहां होता है जैसे हमने कोई कहानी लिखी, ठीक है, और उसका लास्ट में हम निष्कर्ष निकालते हैं अपने तरीके से। ठीक है भाई, हमने मान लीजिए पहले भूमिका हो गई,
फिर कथा की पूरा सार हो गया, फिर उपसंहार हो गया। उपसंहार मतलब कि आपको ये कहानी पढ़कर कैसा लगा, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो ये लास्ट में जो बेटा इसका जो है निष्कर्ष होता है। ठीक है, और ये जो लाइनें लिखी गई हैं, ये जो आपको 2 लाइनें सामने दिखाई दे रही हैं, ये भारत की खोज से ली गई है। ठीक है, सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है। जो सच्ची संस्कृति होगी तो दुनिया के हर कोने से उसको प्रेरणा मिलेगी। भाई कोई अच्छा काम करेंगे तो प्रेरणा तो मिलेगी, लेकिन वह अपनी धरती पर पैदा होती है। देखिए दुनिया तो प्रेरणा तो मिलेगी भी अच्छे, मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया तो दुनिया कहेगी भाई अच्छा है, लेकिन वो क्या है, प्रेरणा तो वहाँ से मिल गई, लेकिन क्या है कि वो क्या है, अपनी धरती पैदा कहाँ, वहाँ पैदा नहीं होगी वो। हमें जैसा पालन पोषण मिलेगा, जैसे हम पले बढ़ेंगे, जिस जगह पर हमें शिक्षा मिलेगी तो वो वहाँ से पैदा होगी, ना कि दुनिया के किसी कोने से। दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन पैदा तो वहीं होगी जहाँ पर हमारा पालन पोषण होता है, जहाँ से हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है, और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती है, और उसकी जो जड़ होती है ना, जहाँ से हम वो जन मन में यानी जन लोगों के मन में समाई रहती है। तो इन लाइनों को याद रखें, ये वैसे आपको याद हो ही जाएगी इसकी संस्कृति। अब जब हम आगे पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आपको एक्स्ट्रा जो है जानकारी मिलेगी, तो आपको याद रह जाएगा। उनकी ट्रिक मैं बाद में बताऊंगी, पहले इनको ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारत की खोज उपसंहार भारत ये जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा यहाँ से मैं बार बार बोलती हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो, या फिर अपने जो है बुक लेके बैठो, आपके पास बुक है तो उस बुक में या फिर कॉपी में लिख लेना, क्योंकि मैं आपको ये तो आप खुद भी पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा पढ़ाने का फायदा क्या हुआ, जब उसको मैंने आपको समझाए नहीं, आपको याद ही नहीं हुआ, तो मेरा पढ़ाना आपको, मेरा खुद का टाइम भी खराब करूँ, मैं आपका भी करूँ, तो फिर ऐसा नहीं चलता है। तो देखना बेटा यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि जो पंडित जवाहरलाल है, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे बेटा, उनका जो जन्म हुआ था 1889 में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसके साथ साथ जयशंकर प्रसाद, जयशंकर, ध्यान दीजिए बेटा, इनका तो जन्म आपको दिखाई दे रहा है 1889। ठीक है, 89 आपको ये 89 79 ये याद नहीं रहता हूँ ये बच्चों को, तो ये 89 आप ऐसे याद कर लेना अगर आपको याद नहीं हो रहा तो। ठीक है, तो फिर जयशंकर प्रसाद का भी इसी सन में हुआ था 1889 को ही। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का भी 1889 यानी 89 को ही जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, और 89 को ही किसका हुआ था, जवाहरलाल, दोनों का एक सन में यह हुआ था। तो आप जवाहरलाल नेहरू का याद करोगे तो जयशंकर प्रसाद का भी याद हो जाएगा, अगर जयशंकर का प्रसाद का आपका याद है तो जवाहरलाल नेहरू का भी याद हो जाएगा। ठीक है, और देखना फिर एक बात और बता देती हूँ बेटा, इसका जयशंकर, जैसे जयशंकर और जैसे जवाहरलाल नेहरू, उन दोनों का जय जय पे नाम आ रहा है, तो इतना भी याद रखें। ठीक है, अब देखना बेटा, जो मेरी कहानी है ये इनकी क्या है, आत्मकथा है। अब देखें ना, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको क्या सिलेक्ट करना है, मेरी कहानी की, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरी कहानी किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है, अभी हमने कृष्णचंद्र पढ़ा, कृष्णचंद्र की है, कृष्णनाथ की है, या इंदिरा गांधी की है, कुछ भी ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान दीजिए, आपको याद रखना है मेरी कहानी आत्मकथा है इसकी माफ़ कीजिए जवाहरलाल नेहरू की, और क्या है ये जीवनी है, कहानी है, नाटक, ऐसे भी आ सकता है। हमें क्या करना है कि प्रश्न के इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनेंगे सब हर तरह से हमें तैयार रहना है। तो ध्यान दीजिए, आपको ये भी पढ़ना है कि मेरी कहानी क्या है, आत्मकथा। देखिए नाम से प्रतीत हो रहा है, मान लीजिए कोई इंसान दुखी है, जो सुख में भी बता सुना सकता है, लेकिन क्या है, हमें ज़्यादातर हमारे जो है आसपास हमारे समाज में जो वो दुखी होता है, अंदर से वो परेशान होता है, तो सुन मेरी कहानी, छोड़ मेरी कहानी तो बहुत लंबी है, मेरी कहानी बड़ी संघर्ष में, आपने कहते हुए सुना होगा ना, तो कोई मेरी कहानी सुन, यानी हम खुद की कहानी सुना रहे हैं तो भी खुद की हमारी आत्मकथा है, दूसरे की सुनाएंगे तो वो जीवनी होगी। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जीवनी क्या है, जो दूसरा लिखता है वो जीवनी, या खुद जो लिखते हैं वो आत्मकथा है खुद के बारे में। तो मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी, मान ली मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ, तो ये मेरी अपनी आत्मकथा है, मेरी कथा है खुद की, ना किसी दूसरे की। तो ठीक है बेटा, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप ऐसे समझदार हो, काफ़ी पढ़े लिखे हो, आपको समझ में आ गया होगा।
अब क्या है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, और हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, फिर है राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, लेखों भाषणों का संग्रह। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। नहीं आया होगा समझ में, मुझे पता है, ऐसे सुनाने से समझ में नहीं आता, नहीं याद होता। अब हम अपने तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। देखना क्या है, मैं वैसे आपको ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको हिंदुस्तान की, एक ध्यान देना, अभी मैं एक हिंदुस्तान पत्रिका भी है, फिर बोल कॉपी में नोट कर लेना इसको, ठीक है। हिंदुस्तान पत्रिका है बाल मुकुंद गुप्त की, ठीक है, सिर्फ हिंदुस्तान बाल मुकुंद गुप्त की, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, ठीक है, और जिन्होंने विदाई संभाषण लिखा है। एक है दी हिंदुस्तान, क्या बेटा, एक है दी हिंदुस्तान, वो क्या है, विष्णु खरे की, ठीक है। हिंदुस्तान किसकी है, बाल मुकुंद गुप्त की। दी हिंदुस्तान किसकी, विष्णु खरे की। मैं आपको साथ साथ जोड़ते हुए पढ़ाऊंगी, जो ठीक है, जोड़ते हुए हम सीखेंगे, ठीक है। तो बाकी जो बचे हैं वो सारे हिंदुस्तान के जवाहरलाल नेहरू कर लेना, ठीक है। बाकी जो समस्याएं हैं, कहानियां हैं, वो हिंदुस्तान जो जवाहरलाल नेहरू कर लेना, लेकिन एक बार हम याद करेंगे, ठीक है। ऐसे तो तुक्का मारने से काम नहीं चलने, वो तो हमारा लास्ट का है, लास्ट का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि मैं नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई छोड़ना नहीं है, वो हम बाकी। वैसे मैंने एक वीडियो डाल रखी है, 1 महीने में आप 15 दिन में कैसे तैयारी करें, मैं और भी वीडियो लेके आऊँगी आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी और पिता के पत्र पुत्री के नाम। अब यहाँ देखना बेटा, अब देखें जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले देश की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया। वो असहयोग आंदोलन में भाग लिया, बहुत से आंदोलन करे, बहुत से सेमिनार किए। तो विश्व इतिहास की झलक, वो जगह जगह घूमे तो विश्व की इतिहास की झलक देखी उसने, पूरे विश्व का इतिहास की झलक पूरे विश्व को देख के आई, ठीक है। फिर क्या है, उन्होंने पूरा विश्व देख लिया, फिर क्या है ना, उन्होंने क्या भाई, कहानी तो हम अपने देश की लिखेंगे, दूसरे के देश की थोड़ी ना लिखेंगे, हमें अपना देश प्यारा है। तो विश्व इतिहास की झलक, पूरे विश्व में घूम लिए, झलक देख ली, फिर उन्होंने आकर हिंदुस्तान की कहानी लिख दी, क्या है, अपने की कहानी लिख दी। उसके बाद देखिए, एक तो जो पिता है पुत्र के बारे में निराला ने लिखा सरोज समृद्धि, जो विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत है। देखो भाई, मुझे आदत है मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ, लेकिन वो भी आ सकता है, ठीक है, वो निराला हमारे सिलेबस में है। तो एक तो उन्होंने लिखा, दूसरा क्या है, उनकी भी एकमात्र पुत्री थी, उन्हें बड़ी प्यारी थी। सबकी अपनी पुत्रियां प्यारी होती है, लेकिन एकमात्र हो जाती है ना, तो उसको कुछ ज़्यादा ही प्यारी हो जाती है, ठीक है। जब पुत्र भी ना हो, एक ही पुत्री हो तो हो जाती है। तो इन्होंने क्या है, वैसे बुरा मत मानना, हर एक माँ बाप को हर एक अपनी औलाद प्यारी होती है, वो कितनी भी हो, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, वही वो लेखक थे तो उन्होंने लिख दिया। हमारे माँ बाप तो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हमारे बारे में लिख दें, लेकिन क्या है, सरोज समृद्धि निराला ने लिखी है, एकमात्र इतिहास में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। इस सिलेबस की बात करते हैं, घनी लंबी चौड़ी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो दूसरा किसने लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने, या पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो इंदिरा गांधी इनकी एकमात्र पुत्री थी, ठीक है। इंदिरा गांधी एकमात्र पुत्री थी, इन्होंने जो है पिता के पुत्र पुत्री के नाम जो हिंदी में अनुवाद किया। और एक निराला सरोज समृद्धि, उन्होंने अपने पुत्री के बारे में लिखा था, जो विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत है उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है। फिर हिंदुस्तान की समस्याएं, भाई उस समय जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ये जगह जगह लोगों को जागरूक कर रहे थे भाई हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, तो हिंदुस्तान में वहाँ बहुत सारी समस्याएं तो फैली हुई थी, तो हिंदुस्तान की समस्याएं। फिर स्वाधीनता, उसके बाद स्वाधीनता, अब देखना स्वाधीनता जो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्वाधीनता 1930 में जो है के बाद की जो बात है, तो स्वाधीनता और उसके बाद ही 1930 की बात है, ठीक है। फिर राष्ट्रपिता, जब ये महात्मा गांधी के साथ देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने राष्ट्रपिता, जिसे महात्मा गांधी को कहा जाता है, बापू गांधी को, तो राष्ट्रपिता के बारे में उन्होंने लिखा, ठीक है। भारत की बुनियादी एकता, भाई उनको जो है अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग संप्रदाय के लोग थे, तो उन्होंने चाहा कि भारत किसी तरह एक हो जाए, भारत की बुनियादी एकता एक बनी रही, ठीक है। लड़खड़ाती दुनिया, लड़खड़ाती क्या है कि कुछ ऐसे गद्दार थे जो जैसे
जयचंद जैसे, वो देश की जो है जो अंदरूनी बातें थे, जो ये बात आपस में बातचीत करते थे, सेमिनार ये गोष्ठियाँ करते थे, किसी तरह से हमारे जो है सम्मेलन करते, किसी तरह हमारे देश को एकजुट होकर आज़ादी दिलाए। लेकिन जो लड़खड़ाती दुनिया, यानी दुनिया जयचंद जैसे गद्दार लड़खड़ा रहे थे, कभी उनकी तरफ आ रहे थे, कभी अंग्रेजों की तरफ जा रहे थे। तो ये लड़खड़ाती दुनिया, तो लड़खड़ाती दुनिया को इन्होंने एक करना था। ठीक है, आदि लेख और भाषणों का संग्रह, अभी जगह जगह गए तो उन्होंने लेख भी लिखे और भाषणों का संग्रह लड़खड़ाती दुनिया में इन्हें समाहित कर दिया, लड़खड़ाती दुनिया में समाहित कर दिया। तो अब देखा बेटा, ये मैंने अपने तरीके से समझाया और अब आप अपने तरीके से देखना किस तरह याद करना। देखना जितनी भी जो हिंदुस्तान की समस्याएं हैं, स्वाधीनता है, उसकी एकता के बारे में बातें हैं इर्द गिर्द, तो सारी जवाहरलाल नेहरू की हैं। ठीक है, देखना ये मैं मेरी आत्मकथा, इन्होंने अपने आत्मकथा, फिर विश्व इतिहास की झलक, फिर फिर हिंदुस्तान की कहानी, फिर है पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, फिर स्वाधीनता, उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, सारे के सारे देखना, सारे हिंदुस्तान के बारे में। ठीक है, सारे हमारे देश के बारे में लिखा है, जो भी लिखा है ना, भाषणों और लेखों का संग्रह। देखिए फिर देखना हिंदुस्तान से कितने आए हैं। हिंदुस्तान की कहानी नंबर 1 हो गया, हिंदुस्तान की समस्या बेटा नंबर 2 होगा। ठीक है, फिर क्या है नंबर 3 विश्व इतिहास की झलक, ये भी इतिहास से संबंधित है। फिर क्या है राष्ट्रपिता, भी इसी से संबंधित है, आज़ादी से संबंधित है। फिर भारत की बुनियादी एकता होगी तभी देश आज़ाद होगा। फिर दुनिया लड़खड़ा रही थी। ठीक है, तो मेरी कहानी विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, और मेरी भी कहानी, हिंदुस्तान की भी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता, उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि जो है इनके लेखों भाषणों का संग्रह है। तो 1964 में क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। तो ये है आपको, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है बेटा। ठीक है, पहले ये बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, इंग्लैंड के हैरो कैम्ब्रिज में हुई थी, और ये वकील भी बने, वकालत की इन्होंने। फिर 1929 में ये राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर के अध्यक्ष बने। ये बात महत्वपूर्ण हो सकती है बेटा कि ये लाहौर के में अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने, 1929 में, जो और स्वाधीनता जो आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, 1947 में के बाद देश आज़ाद हुआ, ये पहले प्रधानमंत्री बने और बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। तो अब देखना इनका जो है, यहाँ प्रश्न IMP लगा लेना बेटा, यहाँ IMP लगा लेना कि हिंदुस्तान की कहानी, जो हमारी हिंदुस्तान की कहानी है, ये किस अध्याय से लिया, प्रस्तुत पाठ है, यानी प्रस्तुत जो पाठ है जो हमारे NCERT में दिया गया बेटा, भारत माता, उस पाठ का क्या नाम है, ध्यान दीजिए बेटा, भारत माता जो हमारा जो पाठ है, ये हमारे जो सिलेबस में है। तो उसमें क्या है, तो हिंदुस्तान की कहानी से भारत माता पाठ, भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी के 5वें अध्याय में, ये 5वां अध्याय भी याद रखना है आपको। कौन से, पहला भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, भारत माता जो पाठ है जवाहरलाल नेहरू का, ये हिंदुस्तान की कहानी के 5वें अध्याय से लिया है। ठीक है बेटा, और इसका अंग्रेजी से रूपांतरण उन्होंने क्या है, अंग्रेजी में लिख दिया, लेकिन अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण किसे किया, तो हरिभाऊ उपाध्याय ने। किसने किया बेटा, हरिभाऊ उपाध्याय ने, ये याद रखना है, हरिभाऊ उपाध्याय ने। ठीक है, अब देखना यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, भारत माता शब्द भी विचार किया गया, निष्कर्ष है कि भारत माता की जय, भाई वो जगह जगह जा रहे थे, तो मतलब कि भारत माता शब्द का तुम भारत माता की जैसे नारे लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है, तो उन्हें लोगों से पूछते थे। ठीक है, तो प्रश्न करते थे। तो ये भारत माता के एक है, भारत शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो बेटा भारत शब्द है जो संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। तो यहाँ जो हमारा जवाहरलाल नेहरू कंप्लीट होता है। अब हम आगे और पढ़ेंगे। तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर। ठीक है, अब हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपको जो लाइन लिखी दी, ये जो दोहा लिया गया, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज लेखी। ये है कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो ये दोहा लिखा है। कबीर ने खुद बोला है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिया है। ठीक है, देखिए भाई
जो है कबीर के बारे में बड़ी फेमस बातें हैं कि जो कबीर थे तो वो है अनपढ़ थे। तो कई बार कई वाद विवाद है, पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर इतनी सारी उनकी जो उनके शब्द हैं, दोएं हैं, किसने लिखे? तो मानना है कि वो अनपढ़ थे, लेकिन जो उनके शिष्य थे वो जो उनके मुक्त जगह जगह जाकर प्रचार करते थे धर्म का, और धर्म के बारे में संत थे। जो संत है जगह जगह भी जो भीख मांगते हैं, मंदिरों में पूजा करते, तो वो अपने आप वाणी यानी अपने उपदेश देते रहते थे। तो वो बताते हैं कि ये उपदेश देते थे, उनके शिष्य उनको लिख देते थे उनके उपदेशों को। तो ये अनपढ़ बताया जाता है कबीर के बारे में। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कह कहता है कागज लेके। भी मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो मैं कह रहा हूँ, और तू तो अपने कागजों और तू अपने कागजों की यानी किताबों की जो कह रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बड़े घोर विरोध किया है इन्होंने, मतलब एक तरह से इतने मतलब कई तो एक रामचंद्र शुक्ल है तो कई बार इनको थोड़ा सा चिढ़ते भी थे, क्योंकि ये इन्होंने मुक्त धारा से किसी का जो है डर इनके अंदर नहीं था, ये मुक्त धारा से विरोध करते थे। तो अब हम पढ़ें कबीर के। मैं फिर कह रही हूँ बेटा कॉपी पेन लेके बैठना, अपना पेन पास में रख लिया करो, जो मैं बोलूँ तो उसको नोट कर लेना। मैं बिल्कुल ये नहीं है कि यही से आपको रटवाऊंगी, एक दो बातें एक्स्ट्रा जरूर बताती हूँ आपको। ठीक है, कबीर का जन्म कब हुआ था ये IMP लगा लेना, ये बार बार गत वर्षों की जो परीक्षाएं उसको उठाकर देखना, बहुत प्रश्न पत्रों में दिया गया। कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी के पास लहरतारा 1398। इनकी जो एक कहानी जो है फेमस है कि मैं आपको वैसे टाइम कम है लेकिन एक बार थोड़ी सी सुना देती हूँ कि मानते हैं कि ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म हुआ था इनका। ठीक है, लेकिन ये लोक लाज के मारे इन्होंने क्या है, लहरतारा ये तालाब का नाम है, लहरतारा तालाब के जो किनारे इनको मतलब पानी में ऐसे बहा दिया था। लेकिन नीरू नीमा नाम के जुलाहे थे, उन्होंने इसका पालन पोषण किया था। जो नीरू नीमा मानते कि उनके संतान नहीं थी, तो नीरू नीमा इनको घर ले आए थे। और जो जुलाहा जाति के बताते हैं कि इनकी जो वास्तविक जो जनजाति थी, माफ कीजिए जाति, जो जुलाहा नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको जुलाहा ही कहा गया, क्योंकि जुलाहा जाति के जो दंपति थे नीरू नीमा, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और इनका जन्म तो यूं कहा जाता है कि ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए मैंने बता दिया है। तो 1398 में वाराणसी के पास इनका जो जन्म हुआ था, और इनकी जो रचना है ये बड़ी फेमस है। बीजक शब्द साखी रेमणी, जो है बीजक जिसमें साखी शब्द रेमणी, बीजक एक ही है। ठीक है, बीजक, लेकिन उसके बीजक के कितने भाग है बेटा? 3 भाग है। बीजक के कितने भाग हैं? जैसे साखी है, शब्द है और रेमणी है। तो ये शब्द और उस शब्द में अंतर होता है, इसका ध्यान रखना। ये शब्द क्या होते हैं? जैसे एक हमारे भजन नहीं गाते हैं, एक हमारे शब्द होते हैं जो हमारे मतलब मुक्ति की जिसमें बातें होती हैं, मोक्ष प्राप्ति की, वो शब्द होते हैं। और जो भजन होते हैं ना, वो किसी विशेष, जैसे कृष्ण के बारे में, मीरा के बारे में भजन है, अपनी माता का, हनुमान का, तो वो भजन होते हैं और शब्द ये होते हैं। तो वैसे हमारे सिलेबस में आएगा नहीं क्या होते, लेकिन फिर भी आपको पता होना जरूरी है, इसलिए मैं बता देती हूँ। तो ये उत्तर प्रदेश के थे, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1598 में, माफ कीजिए 1518 में, बस्ती के निकट मगर गांव में। ठीक है, बस्ती के निकट मगर गांव में हुई थी। तो अब देखना, मैं इसमें जो आपसे प्रश्न क्या क्या बनेंगे, ये इन्होंने तो इतना लिख दिया, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला, इतने से ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। वो क्या पूछा जा सकता है हम उसमें बात करेंगे। देख बेटा, बीजक की जो रचनाएं लिखी थी, बीजक में जो लिखी थी, ये धर्मदास कौन थे? इनके शिष्य थे धर्मदास। जो बीजक की जो भी उन्हें टिप्पणी जो भी लिखी बीजक के बारे में, किसने लिखा? धर्मदास ने लिखा था बीजक। वैसे इनकी खुद की अपने जो उपदेश थे, लेकिन इसको लिखा किसने था? धर्मदास ने लिखा था। मतलब शब्द तो इनके थे, लेखनी तो धर्मदास ने चलाई थी। तो बीजक के बारे में किसने लिखा था? धर्मदास ने। ये बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लेना बेटा, इसको ध्यान रहे। फिर है कबीर परिचय। क्या है बेटा? कबीर परिचय, ये एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं दिया गया, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। कबीर परिचय किसने लिखी? कबीर का परिचय दिया था, तो ये दिया था बेटा, इन्हीं के शिष्य थे अनंत दास। कौन थे बेटा? अनंत दास। इनके शिष्य थे अनंत। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोलकर बता रही हूँ, ऐसे इसको नोट कर लेना। अनंत दास, इनके शिष्य कौन थे बेटा? अनंत दास, जिन्होंने कबीर परिचय
कबीर परिचय, और बीजक जो है कबीर, कबीर परिचय तो है अनंत दास। ध्यान दीजिए, फर्क समझ लेना इसका। कबीर क्या है, बीजक किसने, धर्मदास ने, ठीक है, बीजक धर्मदास की और कबीर परिचय अनंत दास की। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर आगे देखिए, आगे बढ़िए। फिर है कबीर ग्रंथावली। क्या है बेटा, कबीर ग्रंथावली किसने लिखी थी, तो श्याम सुंदर दास ने। कबीर ग्रंथावली किसने लिखी थी बेटा, श्याम सुंदर दास ने। तो यहाँ मैंने 3 एक्स्ट्रा आपको प्रश्न बताए हैं। फिर आगे देखना, कबीर भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा, ये बहुत बार पूछा है, इसको भी IMP लगा लेना, ठीक है बेटा। अभी कबीर आदिकाल के थे, भक्ति काल के थे, ऋतिक काल के थे, तो ये तो आप याद रख लोगे कि भक्ति काल के थे, उन्होंने भक्ति, ये तो आप तुक्का भी लगा दोगे जिसने नहीं पढ़ा, जो पहली बार एग्जाम दे रहा। लेकिन ये ज्ञानाश्रय थे या प्रेमाश्रय थे, तो ज्ञानाश्रय थे, ये निर्गुण धारा। ज्ञानाश्रय, निर्गुण मतलब इन्होंने मतलब भगवान का कोई रूप नहीं माना। ये कहते हैं भगवान जो है निराकार, ना उनका कोई रूप है ना आकार है, वो ये अनंत मतलब माटी माटी में, कण कण में है, इन्होंने ऐसा माना था। और जो तुलसीदास ने, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए समझिए, तुलसीदास के जो है राम थे, जो अयोध्या के राम थे, वो तुलसीदास के जो आराध्य थे। मीरा के कृष्ण थे, सूरदास के भी कृष्ण थे, ऐसे सब ने अपना अपना माना है, ठीक है। लेकिन कबीर ने किसी को नहीं माना। कबीर बोलते कि भगवान का कोई आकार ही नहीं, वो निराकार है। ये सब बकवास की बातें हैं। वो सब जो है जिनको आकार दिया गया वो सामान्य आदमी पुरुष है, ठीक है। तो ये देखिए, आगे चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न बनेगा, बहुत बार पूछा गया है, हजारों बार, जितने भी एग्जाम हुए थे। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर माना है, लेकिन आप जिसने नहीं पढ़ा वो तुरंत इसको रामचंद्र शुक्ल लगाएगा। लेकिन बेटा वो भी मैं बताऊंगी इसमें क्या फ़र्क है। आज के बाद अगर क्लास आपने अंत तक देखी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, कॉपी पेन ले लिए और अपना नोट कर ले, चाहिए अपनी बुक में कर लेना। वाणी का डिक्टेटर बेटा किसने माना, किसने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको माना, कबीर को माना। अब देखें, एक प्रश्न बनता है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने माना, सदुकड़ी, सदुकड़ी तो इसने माना सदुकड़ी, यानी सादुकड़ी भी आ सकता है, ये रामचंद्र शुक्ल। सदुकड़ी किसने माना, रामचंद्र शुक्ल ने। अब एक प्रश्न और भी बताऊंगी बेटा आपको, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने माना, पंचमेल खिचड़ी माना डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अब ये कहोगे मैडम ने आपने इतना बता दिया, याद कैसे रहेगा, ये भी याद करने की ट्रिक बताऊंगी बेटा। देखें, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी क्या हो जाए, मान लीजिए हमने खिचड़ी में 5 चीजें डाल दी तो वो सुंदर हो जाएगी, सुंदर लगेगी। तो श्याम सुंदर दास, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने माना। भी 5 जो चीजें डालेंगे तो खिचड़ी सुंदर बनेगी। फिर वाणी का डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब हजारों लोगों पर क्या है, राज करने वाला डिक्टेटर। ये कि तुम क्या डिक्टेटर लगे हुए हो, ऐसे नहीं बोल देते हैं। तो हजारों लोगों पर वाणी का डिक्टेटर थे कौन, कबीर ये, ठीक है। और सदुकड़ी रामचंद्र शुक्ल। फिर बेटा इनकी जो ये पंक्तियाँ बड़ी फेमस है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कहने का मतलब ये कि मैंने कभी मतलब इतने जो है उपदेश देते थे तो लोग डाउट करते थे, भाई ये झूठ बोलते, पढ़े लिखे नहीं थे। इनके बारे में अनेक किंवदंतियाँ मतलब होते सुनी सुनाई बातें जो लोग बोलते हैं। ये एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना। और शुद्ध में भी आ सकता है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मसी कागज छुआ नहीं, कलम गयो नहीं आती है, बल्कि मैंने तो नहीं कभी कागज को छुआ, ना ही कभी कलम को छुआ। लेकिन फिर भी देखो कितना बड़ा जो ज्ञानी थे, ठीक है। तो उन्होंने ये भाई आडम्बरों पर विरोध किया, ये तो आप को पता ही है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा बेटा, यहाँ से देखना, ये इसको अंडरलाइन कर लेना, आपने बुक ले रखी है तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दोनों पद, ये जो इनके पद दिए गए आपके पाठ्यक्रम में, ये दोनों पद जयदेव और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित है। जयदेव और वासुदेव द्वारा संकलित है। कबीर वांग्मय खंड 2, कबीर वांग्मय खंड 2। और एक कबीर ग्रंथावली जो मैंने बताया था आपको, वो श्याम सुंदर ने दास ने लिखी थी। कबीर ग्रंथावली, कबीर परिचय अनंत दास और बीजक जो है धर्मदास, ठीक है बेटा। तो यहाँ हमने कबीर को पढ़ा है, मैंने कोशिश की है, आपको ये पद दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये वैसे इतनी मुश्किल है नहीं।
तो यहाँ मैंने कबीर को आपको पढ़ाया। और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो। अब और कमेंट में ऐसे लिखो कौन सा टॉपिक करवाना, मैं कल लेके आ रही हूँ। ध्यान दीजिए, अभी जाना नहीं, कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी वितान भाग 1 2 के मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए, कल मैं कोशिश करूंगी आपके लिए क्वेश्चन आंसर लाने की। अभी कुछ जो है मेरी वीडियो तैयार नहीं हुई है, कल मैं तैयार कर लूँगी पूरी तरह अच्छी तरह से, और एक महामैराथन लेके आऊँगी आपके लिए कल क्वेश्चन आंसर। लेकिन लिखना कि मैं आरो भाग जो है 2 के कभी करवाऊँ या वितान की क्वेश्चन आंसर, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, क्योंकि मेरे लिए वीडियो कंप्लीट करवाना कोर्स नहीं, जब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो मेरे करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा हो, बच्चों का भला हो जाए। मैं चाहती हूँ बेटा आपका सिलेक्शन श्योर हो, और इसी बार 2023 में आपकी कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लग जाए, बल्कि KVS में लग जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमेशा ज़िंदगी में खुश रहिए। धन्यवाद।